ड्रामे की शुरुआत होते ही हम मेल लीड को स्विमिंग करते हुए देखते हैं। रियल लाइफ में ये सुपरस्टार तो है ही, लेकिन खास बात तो ये है कि ये ड्रामा में भी सुपरस्टार है। गुशी के पास आज उसका मैनेजर आता है, जो कि उसे यही समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि एक नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है सिटी ऑफ टावर, और वो लोग डेस्परेटली तुम्हें इस मूवी में साइन करना चाहते हैं, वो लोग तुम्हें इस मूवी में लेना चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है, तुम्हें यस कर देना चाहिए। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि गुशी को इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मैनेजर से कहता है कि मैंने स्टोरी पढ़ ली है और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे कैरेक्टर के हिसाब से सही नहीं है। वेल, इसके बाद ये एक इवेंट के लिए जाता है। यहाँ पर बाहर उसके बहुत सारे फैंस खड़े होते हैं। वेल गाइस, अगर आपको डेली न्यू ड्रामास देखना है जो कि रोमांस एंड एक्शन से भरा हुआ हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। काफी ईयर से बाद चाइना वापस लौटा था तो ये सभी मिलकर उसका वेलकम कर रहे थे। गुशी एक शाइनिंग स्टार था। यहाँ मीडिया उसका इंटरव्यू लेने के लिए पहुँचे हुए थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक क्वेश्चन आता है जिसके आंसर में गुशी यही कहता है कि मेरा अभी कोई मूवी करने का कोई इरादा नहीं है, मैं मूवी वगैरह से अभी कुछ दिन के लिए ब्रेक लेना चाहता हूँ। इस बात पर उसके मैनेजर को काफी गुस्सा आता है कि इस तरह की बेफिजूल स्टेटमेंट देने की इसे क्या जरूरत थी। लेकिन गुशी जिस तरह से अपने करियर के पीक पर था, लगता था कि उसे फेम का नशा हो गया है। वेल, अब हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड को जिसका नाम है श्योजेन। श्योजेन अपने डैड की तरह से आर्कियोलॉजिस्ट है, यहाँ फॉसिल्स की तलाश में काम करती है। उसकी डैड बहुत ही बड़े प्रोफेसर है और वो उनके साथ ही एक जगह पर काम कर रही थी। लेकिन यहाँ पर उसका पैर जरा सा मुड़ जाता है जिसकी वजह से वो गिरने वाली थी। उसके डैड आगे बढ़ते हैं और अपनी बेटी को बचाते बचाते वो खुद बेचारे बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अब उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वो इमरजेंसी में जाते हैं, उनका सीटी स्कैन होता है। उन्हें चोटें तो कुछ ज्यादा नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी वो होश में नहीं आ रहे थे। डॉक्टर कहते हैं एक्चुअली हमने कुछ ऑब्जर्व किया है, इनके स्टमक में कुछ अजीब सी चीज है जिसे हमने टेस्ट के लिए भेजा है, और उन्हें डर था कि शायद ये स्टमक कैंसर हो सकता है। ये सुनते ही श्योजेन काफी ज्यादा डर जाती है। डॉक्टर कहते हैं अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। ये कहती है कि मेरे अलावा इनकी कोई फैमिली नहीं है, मामा डैडी का भी डिवोर्स हो चुका है। शिया को अपने डैड की काफी ज्यादा फिक्र होने लग जाती है। वो होश में आने से पहले बार बार मम्मा का नाम ले रहे होते हैं और कह रहे होते हैं नियांग मुझे छोड़कर मत जाओ। वो अपने डैड के लिए बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो उन्हें शो नहीं कराती। डैड चाहते थे कि वो हॉस्पिटल में ना रहे बल्कि घर वापस लौट जाए, क्योंकि आज तो उनकी प्यारी बेटी का बर्थडे भी था। तो वो रिजल्ट्स का इंतजार किए बगैर घर वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं। और उसी टाइम पर हमें एक दूसरे कैरेक्टर को दिखाया जाता है। ये है हमारी सेकंड फीमेल लीड जिसका नाम जी है। जी एक सुपरस्टार है और आज उसका एक जगह पर इंटरव्यू होना था और इसी बिल्डिंग में इंटरव्यू तो गुशी का भी था। यहाँ पर गुशी का मैनेजर उसके कहने पर एक चाल चलता है और वो यहाँ पर गुशी और शी का आमना सामना करा देता है, और वो भी अकेले में। और यहाँ हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये जी इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। गुशी आज 3 साल बाद इससे मिल रहा था। कहता है कि देखो, जब 3 साल पहले जब तुमने मुझे छोड़ा था तब मैं कहाँ था, लेकिन आज मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ। मैंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते और मैं अपने करियर के पीक पर हूँ। कहता है कि जो मैं तुम्हें कल नहीं दे सकता था, आज वो मैं सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ, और अब मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें डिजर्व करता हूँ। एक्चुअल में वो उससे पैच अप करना चाहता था क्योंकि वो उसे अभी तक भुला नहीं सका था, लेकिन वो उसके बातों का बहुत ही बुरा मानती है। ये कहती है तुम अभी भी नहीं समझते कि 3 साल पहले मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा था, और तुम अभी भी नहीं समझते हम दोनों कभी एक ही नहीं हो सकते, और आइंदा से तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अब वो तो उसे रिजेक्ट करके चली गई थी, लेकिन सुपरस्टार उसे यही सोच रहा था कि ये कहाँ कहाँ बचती फिरेगी, आखिर इसे मेरी शक्ल देखनी ही पड़ेगी। वापसी के रास्ते पे इसे एक बड़ी खबर मिलती है कि सिटी ऑफ टावर फिल्म जो कि इसने रिजेक्ट करी है, उस फिल्म की हीरोइन जी है और उसने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया है। और यहीं पर गुशी अपना माइंड चेंज कर लेता है। कहता है कि अब जी तुम कैसे बचोगी मेरा फेस देखने से, और अब मैं भी ये प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। एक तरफ शियाओ अपने घर पहुँच जाती है डैडी के साथ। घर का दरवाजा खुला हुआ था तो उसे शक हो रहा था कि चोर वोर तो नहीं घुस गए, लेकिन घर पर चोर नहीं बल्कि उसके फ्रेंड मौजूद थे जो कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सरप्राइज लेकर आए थे। अब वो सारे लोग इकट्ठे बर्थडे मनाते हैं। डैड काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन इतने में वो न्यूज पर देखते हैं कि उनकी एक्स वाइफ यानी कि डायरेक्टर लियान, वो उसी सिटी ऑफ टावर मूवी की डायरेक्टर थी और उसी के बारे में कुछ न्यूज दे रही थी। और ऐसा देखते ही डैड अपसेट हो जाते हैं
और ये बेचारी अपने डैड को इस तरह से अपसेट थोड़ी ना देख सकती है। ये सोचने लगती है कि क्यों न डैड के आखिरी दिनों में मैं मम्मी और डैडी को मिला दूं एक दूसरे से। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि डैड के रिपोर्ट्स आ चुके थे और उन्हें स्टमक कैंसर था, और वो भी लास्ट स्टेज पर, और इस सर्जरी में परफॉर्म करने का बहुत ही ज्यादा रिस्क था। डॉक्टर ने सिर्फ यही एडवाइस दिया था कि वो जितने दिन जिंदा है उनकी केयर करो और उन्हें खुश रखो। तो अब श्याओ यही फैसला करती है कि अब वो अपनी मम्मा से मिलने के लिए जाएगी, और जिस तरह से उसने अपने मम्मा डैडी के साथ बचपन में दिन इकट्ठे बिताए हैं वैसे ही अब वो कुछ दिन बिताएगी। नेक्स्ट डे गुशी जा रहा था अपने प्रोजेक्ट पर प्रोड्यूसर से मिलने के लिए, लेकिन रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। एक फैन जानबूझकर उसकी गाड़ी से टकरा गया था और मरने का नाटक करने लग गया था। उसका मैनेजर उसे संभालता है जबकि वो पैदल ही बिल्डिंग के अंदर जाने लगा था। और उसी बिल्डिंग में उस टाइम पर श्याओ भी आई हुई थी अपनी मम्मा से बात करने के लिए, लेकिन सिक्योरिटी उसे अंदर नहीं जाने दे रहे होते। यहाँ पर वो गुशी को आते हुए देखती है और गुशी यही बताता है कि उसका मैनेजर भी पीछे पीछे है। उसका मैनेजर बनकर उसके पीछे पीछे श्याओ एंटर हो जाती है। अब वो दोनों लिफ्ट में इकट्ठे खड़े थे। यहाँ पर गुशी को लग रहा होता है कि शायद कोई मेरी क्रेजी फैन है, लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं दे रही होती। ये कहता है कि अगर तुम मेरी कोई क्रेजी फैन होती तो मुझे इस तरह से अकेले में देखकर क्रेजी और मेल्ट हो चुकी होती। मैं समझ गया हूँ कि तुम किसी मीडिया हाउस से हो और चटपटी खबरें लाना चाहती हो। अगर किसी बड़े प्लेटफॉर्म से होती तो मैं तुम्हें पहचान जाता। आई थिंक किसी छोटे मोटे न्यूज़पेपर के लिए काम करती हो। ऐसे काम का कोई फ्यूचर नहीं है, इसीलिए मैं ये मशवरा देता हूँ कि गॉसिप न्यूज छोड़ो और अपने करियर के बारे में सोचो। तुम्हारी उम्र अभी काफी कम है। ये इसे बिना फालतू का एडवाइस दिए चला जा रहा था, जबकि श्याओ उसकी कोई बात ही नहीं सुन रही होती। और जब खामोशी से उसका फ्लोर आता है तो वो यहाँ पर उतर जाती है। यहाँ पर बेचारे हीरो को फील होता है कि जैसे इसकी थोड़ी सी इंसल्ट सी हो गई, लेकिन श्याओ जैसे ही ऊपर जाती है तो वहाँ के लोग को पता चल जाता है कि कोई बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ एंटर हो चुका है और वो सिक्योरिटी को अलर्ट कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ मिस्टर लिन येन आ जाते हैं और वो यहाँ पर हमारे मिस्टर गुशी के साथ साइन वाइन कर लेते हैं। गुशी यही कहता है, पहले मैंने ये ऑफर रिजेक्ट करा था, लेकिन बाद में मैंने इसके बारे में सोचा तो मैंने ये सोचा कि मेरे लिए ये रोल काफी चैलेंजिंग होगा, तो मुझे ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसी ऑफिस में कुछ मीटिंग की वजह से जी भी आई हुई होती है और जैसे ही गुशी उसे देखता है तो अकेले में उससे मिलने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। वो उसका पीछा करने लगता है, जबकि दूसरी तरफ श्याओ के पीछे सिक्योरिटी पड़ी हुई थी और वो फ्लोर बाय फ्लोर जगह जगह छुपती जा रही थी। वो एक कमरे में टेबल के नीचे छुपी हुई थी, तो वहीं पर ही जी और जोशी कमरे में ही छुप जाते हैं। यहाँ पर गुशी जी को कहने लगता है कि देखो, अब तुम आने वाले दिनों में मेरा ही फेस देखोगी, देखता हूँ कि तुम मुझसे कैसे बचती हो। और यहाँ पर वो एक दफा फिर से उसे रिजेक्ट कर देती है, कहती है कि मेरे दिल और मेरे जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, प्लीज मुझे ओवरकम कर दो। और यहाँ दोबारा से गुशी की इंसल्ट हो गई थी, लेकिन तब वो हैरान हो जाता है जब उसे श्याओ की फोन की बेल सुनाई देती है। वो देख चुका था कि यहाँ श्याओ भी छुपी हुई है। ऐसा सुनते ही वो यहाँ से भाग जाती है। बेचारा गुशी परेशान था कि पता नहीं सुबह सुबह क्या हेडलाइंस लगी होंगी, मेरी तो वाट लगने वाली है, मेरे और जी के अफेयर के बारे में न जाने क्या क्या छपने वाला है। दूसरी तरफ हम लिन यान को देखते हैं। उसके डैड वो ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे और तो और वो अपने बेटे लिंजिंग के लिए काफी परेशान थे। कहते हैं कि वो अब्रॉड चला गया था, वापस क्यों नहीं आता, आज ही आज उसे वापस बुलाने का इंतजाम करो। उसके साथ यहाँ पर सिक्योरिटी आ रही थी। वो लोग उसे इस तरह से लेकर आ रहे होते हैं कि जैसे वो कहीं भाग ना जाए। लिंजिंग को देखकर लगता है कि बेचारी का वापस आने का कोई मन नहीं था। मौका मिलने पर ये लिफ्ट से भाग जाता है। यहाँ पर साथ ही साथ लिंजिन और श्याओ की टक्कर भी हो जाती है। इनमें से हर कोई भागने की तैयारी में था। लिंजिन भी भागने की तैयारी में था, श्याओ भी भागने की कोशिश में थी। लिंजिन ने तो पहली ही नजर में श्याओ को पहचान लिया था। उसका हाथ पकड़कर उसे सिक्योरिटी से भगाता हुआ अपने साथ ले जाता है। यहीं पर उसे अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे। ये दोनों एक ही स्कूल से थे, लेकिन श्याओ को लगता था कि उसकी कोई यादें नहीं थी। वो एक जगह रुकती है और कहती है कि तुम मेरा यूज करके अपने सिक्योरिटी से बच रहे हो, लेकिन इससे ज्यादा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी लिंजिन उसे नहीं छोड़ता, उसका हाथ पकड़ता है और जबरदस्ती उसे अपने साथ स्कूल बस में बैठा देता है। यहाँ पर स्कूल के बच्चे और टीचर दोनों लोग मिलकर इनकी अच्छी खासी क्लास लगाते हैं। अब ये अगले स्टॉप पर उतर जाते हैं। बचपन में भी इन्होंने कुछ इसी तरह की हरकतें करी होती है, जिसकी वजह से श्याओ जान अब उसे पहचान जाती है। और ये और लिंजिन दोनों इकट्ठे कैफे में बैठ जाते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। 10 साल बाद ये दोनों एक दूसरे से मिले होते हैं। ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी लिंजिन की सिक्योरिटीज यहाँ पर पहुँच जाते हैं। कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे बॉडीगार्ड्स तुम्हें जीने नहीं देंगे।
एक तरफ गुशी के पास एक डिजाइनर आता है जिसे उसने कुछ टास्क दिए हुए थे। गुशी रिसेंटली अब्रॉड से बहुत सारे प्रोजेक्ट खत्म करके घर के वापस चाइना लौटा था। डिजाइनर को लगता था कि ये इतना अवेयर नहीं होगा। वो जो भी डिजाइन दिखाता है गुशी तुरंत उसे दिखा देता है कि वो उसने पहले से ही पहने हुए हैं, इसीलिए ये ना समझो कि मैं तुम्हें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दोबारा दूंगा और अब तुम यहाँ से फायर होते हो। मैनेजर भी हाथ खड़े कर देता है, कहता है कि गुशी जब एक दफा फैसला कर लेता है तो किसी की नहीं सुनता। दूसरी तरफ हम श्याओ को देखते हैं। वो घर वापस आती है। बेचारी ने आज बहुत कोशिश की थी लेकिन अपनी मम्मी डायरेक्टर लियान को वो देख भी नहीं सकी थी। यहाँ पर उसका छोटा भाई उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम हिम्मत ना हारो, एक दिन तुम जरूर सक्सेसफुल होगी। और यहीं पर हमें पता चलता है कि ये एक्चुअली उसका रियल सिबलिंग नहीं है, बल्कि ये दोनों बहन भाई जो उसके घर पर रहा करते हैं ये उसके डैड ने अडॉप्ट करे थे। एक्चुअल में तो ये दोनों अनाथ थे। यहाँ पर उसकी छोटी सिस्टर उसकी हेल्प करती है, बताती है कि गाया इंटरजेट कंपनी में बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स निकले हुए हैं और तुम वहाँ के लिए अप्लाई भी कर सकती हो और मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। दूसरी तरफ हम दिखाते हैं गाय एंटरटेनमेंट हायर्स को, जो कि कोई और नहीं बल्कि लिन ब्रदर्स थे। यहाँ पर छोटे भाई को जबरदस्ती पकड़कर डैड के सामने हाजिर कर दिया जाता है। डैड उसे काफी डांटते हैं कि तुम्हें इतना पकड़ कर लाना पड़ता है, तुम सीरियस क्यों नहीं होते? मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, अपने भाई की हेल्प करो इसे बाहर को संभालने की। इसे देखकर तो लगता है कि बेचारे का इस काम में कोई मन नहीं है। वो मना करता है तो डैड कहते हैं तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड आज मैं बंद करवा दूंगा। और फिर उसके बाद उसका बड़ा भाई लिन यान उसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट दिन लिंजन अपने घर का गेट पार कर लेता है डैड के बॉडीगार्ड से कैसे तैसे बचते हुए, लेकिन बेचारे को ये नहीं पता था कि बेचारे की लैंडिंग होगी सीधा अपने डैड की गाड़ी के सामने, जो कि तुरंत उसे अपने साथ ऑफिस जाने के लिए कार में बैठने को कहते हैं कि मैं खुश हुआ कि तुम पहले दिन तो कम से कम टाइम पर रेडी हो। डैड ने उसे मजबूर कर दिया था कि तुम एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करोगे कुछ दिन के लिए, वहाँ पर किसी को भी तुम्हारी आइडेंटिटी पता नहीं होनी चाहिए। चाहता हूँ कि तुम अंडरकवर काम करो और काम सीखो। एक तरफ श्याओ भी उसी टाइम पर ऑफिस में पहुंची हुई थी, पर वर्क करने के लिए आई हुई होती और इसने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किया होता है वो कोई और नहीं बल्कि गुशी के असिस्टेंट बनने का पोजीशन होता है। एक्चुअली गुशी ने 5 दिनों में 5 असिस्टेंट को फायर कर दिया था। के 5 में सेम ही केस था कि वो उसकी क्रेजी फैन थी, जो कि दरअसल उसके करीब रहना चाहती थी। लास्ट वाली तो जॉब छोड़ते छोड़ते ये शर्त भी रख देती है कि जाते जाते उसे वही कॉफी वाला कप चाहिए था जिससे अभी अभी उसके आइडियल गुशी ने सिप लिया था। एक्चुअली गुशी की रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट थी। कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी असिस्टेंट मेरी फैन हो, क्योंकि इस तरह से मेरे काम पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। मुझे प्रोफेशनल लड़की चाहिए, ना कि अपनी कोई क्रेजी फैन। साथ ही साथ उसे ये फिक्र भी हो रही थी, वो यही सब अपने मैनेजर को कह रहा था कि नजर रखो कि कहीं कोई न्यूज तो नहीं आई मेरे और जी के बारे में, क्योंकि कल एक रिपोर्टर ने हमारी बातें सुन ली थी। कहीं उसने कोई वीडियो क्लिप ही ना बना लिया हो या फिर कहीं उन्होंने कोई हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग ही ना कर ली हो। लेकिन ऐसी तो कोई न्यूज आई ही नहीं थी। इस वजह से गुशी काफी हैरान होता है, जबकि उधर लड़कियां रिजेक्ट हो रही थी और आंसू बहाते हुए बाहर निकल रही थी। उसके बाद शियाओ की बारी आती है। उसके पास ना तो कोई वर्क एक्सपीरियंस था और तो और उसकी स्टडीज भी कुछ डिफरेंट टाइप की थी, लेकिन वो साफ साफ बता देती है कि गुशी की मैं कोई फैन वैन नहीं हूँ, बल्कि मैं तो डायरेक्टर लियान की फैन हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनके साथ काम का मौका मिलना चाहिए और यही मेरी लक होगी। जब वो बाहर निकल रही होती है तो उसे लग रहा होता है कि वो रिजेक्ट हो चुकी है, लेकिन मैनेजर उसे बुला लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बेस्ट डिजर्व करती हो और इसीलिए तुम्हें हायर किया जाता है। एक तरफ लिंजन भी ऑफिस में पहली बार काम पर था। अपना नाम बदल के उसने अपना नाम शियो रखा हुआ था। सबसे जूनियर होने की वजह से वहाँ पर लोग उसके ऊपर काम का काफी ज्यादा बर्डन डाल देते हैं। मैनेजर तुरंत गुशी को लेकर आ जाता है और श्याओ को मिलवाने के लिए। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। श्याओ को तो पता ही नहीं था कि गुशी है कौन सा सुपरस्टार। गुशी तो उसका फोन छीन कर चेकिंग करने लगता है कि कहाँ है वो क्लिपर मेरे फोटोज। उसे ये लग रहा होता है कि ये किसी मीडिया हाउस के लिए काम करती है और मेरी गॉसिप वगैरह इकट्ठा करके यहाँ पर और भी न्यूज इकट्ठा करने के लिए आई हुई है। पहले ही दिन वो उसे कह देता है कि तुम फायर की जाती हो। अगले 5 मिनट पहले इसने सुना था कि मैं हायर हो चुकी हूँ और अब इतनी जल्दी फायर। उसे ये चीज हजम नहीं होती।
अब वो ऑफिस से निकाल दी गई थी और थोड़ी देर बाद उसे बाहर लिनजिन नजर आता है, जिससे वो रिक्वेस्ट करती है कि मैं गुशी की असिस्टेंट रहना चाहती हूँ और प्लीज मेरी हेल्प करो। अब वो सीधा जाता है अपने भाई यान के पास और यान अपने छोटे भाई के बात को बिल्कुल भी नहीं टालता। थोड़ी देर बाद गुशी को पता चलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट उसने थोड़े दिनों पहले साइन किया है उसके अंदर यही टर्म थी। आई एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ काम करते हुए उनके असिस्टेंट और उनकी टीम को ये सारा कुछ यही सिलेक्ट करेंगे और उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है उसके लिए, और वो है श्याओ। वो सोचता है मैं कितना स्टूपिड था, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैंने कैसे साइन कर लिया। कहता है कि 5 दिन के अंदर अंदर मैं इस लड़की को इतना तंग करूंगा कि ये खुद से खुद यहाँ से भाग जाएगी। नेक्स्ट ही डे बेचारी श्याओ का फर्स्ट डे था अपनी हेक्टिक वॉक रूटीन पर। उसी टाइम पर लिनजिन भी ऑफिस आ रहा था। उन दोनों का आमना सामना बिल्डिंग के बाहर होता है। लिन बेचारा बहुत थका हुआ था और वो बस पकड़ कर आता है डैड के ऑर्डर से। इस बात पर श्याओ काफी हंसती है। उन दोनों को इकट्ठे खड़े हुए देख लेता है गुशी और वो समझ जाता है कि ये इस कंपनी की हायर डिफरेंट है। वो फर्स्ट ही दिन गुशी से अपनी बहुत सारी खिदमतें करवाता है और उसे काफी भगाता दौड़ाता है। शूट से 1 घंटा पहले ही कहता है कि जाकर फटाक से मेरी ड्रेस लेकर आओ। वो बेचारी भागते हुए जाती है, कहती है मैं 40 मिनट में ही वापस आ जाऊंगी। वो बेचारी 38 मिनट में वापस आ गई थी, लेकिन वो कहता है कि मैंने माइंड बदल लिया है। कहता है कि मुझे लगता है कि ये वाला ड्रेस ज्यादा सूट करता है। ये देखकर शाओ को गुस्सा बहुत आता है। उसका तो मन कर रहा था कि वो उसके फेस को नोच ले। वो टाइम पर टॉन्ट करते हुए उसकी तरफ स्माइल कर रहा था। उसका फोटोशूट जैसे ही पूरा होता है वहाँ पर बाहर उसके फैंस इकट्ठे होते हैं। वो फैंस उसके साथ इंटरेक्ट करना चाह रहे थे। यहाँ पर एक आंटी थी जो यहाँ पर अपने साथ एक डॉग लेकर आई थी, जो कि स्पेशली उन्होंने गिफ्ट के तौर पर रखा था, और वो किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने आइडियल गुशी के लिए। उसके बिहाफ पर श्याओ वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। अब वो जैसे ही अपने घर पहुंची थी तो उसी टाइम पर उसे दोबारा कॉल आ जाता है मैनेजर का, जो उसे कहता है कि मैं गुशी ने तुम्हें दोबारा बुलाया है। वैसे भी उसकी जॉब में उसकी टाइम की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे दोबारा वहाँ जाना पड़ता है। और जब जाती है तो उसे पता चलता है कि काम तो बस इतना था कि डॉग को अब उसने ही संभालना है। वो बहुत गुस्सा करती है कि अगर आपको ये पसंद नहीं था तो आपने ये क्यों। तो फिर वो कहता है कि मैं फैन का इतना ज्यादा प्यार रिजेक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन अब संभालोगी तो तुम ही इसे संभालोगी, क्योंकि अब मेरे पास इसके लिए कोई टाइम नहीं। वो उसे चढ़ाने के लिए जानबूझकर अपने पपी का नाम उसके नाम से मिलता जुलता हुआ रख देती है। अब थोड़ी देर बाद मैनेजर श्याओ उसके पास आता है। वो उसे कहता है कि एक्चुअली गुशी एक बुरा इंसान नहीं है। मैंने बचपन से लेकर अभी तक उसे देखा है। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसने बहुत से लोगों को देखा है, तरह तरह के इंसान मिले उसे, इसीलिए अब वो थोड़ा रूड हो चुका है। और साथ ही साथ हिम्मत बढ़ाने के लिए कहता है कि डायरेक्टर लियान से 3 दिन बाद उसकी मीटिंग है। उस मीटिंग में मैं अपनी जगह तुम्हें भेज दूंगा साथ में, और तब तक तुम्हें इस पोस्ट पर बने रहना है। ये सुनकर शाओ के अंदर एक नई जान आ जाती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ बेचारी को पता चलता है कि उस पेट की वजह से उसे एलर्जी हो गई है, क्योंकि उस पेट को वैक्सीन नहीं लगी हुई थी। बेचारी की बहुत ही बुरी हालत होती है, लेकिन फिर भी उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। और तो और गुशी नेक्स्ट मॉर्निंग उसे देखता है तो फिर लिफ्ट बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी भागते हुए लिफ्ट में एंड टाइम पर आ जाती है। लिफ्ट में आकर कहती है कि मुझे देखकर लिफ्ट बंद करने की कोशिश कर रहे थे। कहता है कि मैं तो बॉस हूँ, मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ वो उसके नेक पर वही रैशेस देख लेता है। वो उसे कहती है कि ये सब के लिए तुम्हारे लिए थैंक्स, तुम्हारे डॉग को एलर्जी थी। इसके बाद कुछ ऐसा होता है, वो उसे कहता है कि वो उसे डैड की मीटिंग में आंग में नहीं लेकर जाएगा। यहाँ पर श्याओ उसे धमकाने लग जाती है। कहती है कि मैं सबको वो बात बता दूंगी कि तुम्हें एक्ट्रेस जी ने रिजेक्ट करा है। इसका एक डेमो भी उसे वो करके दिखाती है, लेकिन फिर वो बात को बदल देती है। लेकिन गुशी बहुत ही भयंकर डर गया था, क्योंकि उसका एक राज श्याओ के हाथ में था। अब थोड़ी देर बाद गुशी को पता चलता है कि उस डॉग को अडॉप्ट करने की वजह से उसकी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग उसी को वार्मेस्ट एक्टर का किताब दिया कर रहे हैं। इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए एक इंटरव्यू भी होता है। इस इंटरव्यू के बीच वो लोग यही चाहते थे कि उस पपी के साथ गुशी की कुछ फोटोज भी हो, लेकिन गुशी ने तो अभी तक उसके साथ दोस्ती लगाई ही नहीं थी। उस पपी की दोस्ती सिर्फ और सिर्फ श्याओ के साथ, और वो उस पपी को उसके गोद में ले जाकर बैठा देती है, लेकिन वो उसके साथ फ्रेंडली नहीं हो रहा होता। लेकिन फिर भी वो उसे इशारा करती है उसका पोल खोलने के लिए। फिर वो उसके साथ फ्रेंडली होने लग जाता है, इन सभी के साथ फोटोज भी क्लिक कराता है। श्याओ तो काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन वो कहता है कि आई एम मार्क ऑफ माई वर्ड, एंड द नेक्स्ट डे वो उसे अपने साथ मीटिंग में भी ले जाता है। एक्चुअल में वो अपने बातों का काफी पक्का होता है, लेकिन वहाँ पर उसे कहता है कि ये बहुत ही बड़ी डायरेक्टर है, चाइना की सबसे बड़ी डायरेक्टर है,
इसके सामने बस तुम कोई कांड मत कर देना। और फिर थोड़ी ही देर में डायरेक्टर लियान अंदर एंटर करते हैं। उन्हें देखते ही वो बहुत ही मुश्किल से अपने इमोशंस को काबू में रखती है। वो पूरे के पूरे 8 साल बाद अपने मम्मा को अपने सामने देख रही थी, लेकिन डायरेक्टर लियान को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने श्याओ को पहचाना ही नहीं कि यही उनकी अपनी बेटी है। श्याओ का बहुत मन करता है कि वो उन्हें मम्मी बोले, लेकिन तभी इतने में मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर वो लोग बहुत ही प्रोफेशनली डिस्कस कर रहे होते हैं। गुशी और लियान की आपस में काफी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मीटिंग ओवर होने पर जब डायरेक्टर लियान वहाँ से जा रही थी तो पीछे पीछे श्याओ जाकर उन्हें रोकती है और कहती है कि आपके साथ एक पर्सनल बात करनी है, लेकिन वो इनकार कर देती है कि मैं पर्सनल बातें नहीं करती। लेकिन फिर भी श्याओ से रहा नहीं जाता। वो उनके पीछे दौड़ते दौड़ते बाहर आ जाती है और उन्हें मम्मा कह देती है, लेकिन आगे से वो बिना कोई भावनाएं दिखाई कहती है कि अगर तुम यहाँ पर अपने डैड के लिए आई हुई हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हमारा जो भी रिश्ता था वो लीगली खत्म हो चुका है और तो और इमोशनली भी। और आइंदा से गाया के ऑफिस में मुझे मम्मा मत बोलना। इनकी ये सारी बातें पीछे खड़े गुशी और गुशी के असिस्टेंट भी सुन लेते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा हैरान रह गए थे। यहाँ पर श्याओ की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बहुत ही रोती है। उसे असिस्टेंट के साथ मिलकर अगले फोटोशूट की टाइमिंग सेट करनी थी, लेकिन यहाँ पर गुशी दूसरे असिस्टेंट को कह देता है कि इसे यहाँ पर अभी अकेला छोड़ दो। गुशी को काफी हमदर्दी हो रही होती है श्याओ का ये रूप देखकर। नेक्स्ट डे श्याओ फिर से काम पर आती है। यहाँ पर एलिवेटर में कुछ लोग ज्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से एक नई एक्ट्रेस जिसका नाम फे था वो यहाँ से श्याओ को बाहर निकाल रही थी, लेकिन लिन रुकता है और यहाँ से उस एक्ट्रेस को ही बाहर निकाल देता है। आज फोटोशूट का दिन था और आज के दिन उसे लगता था कि डायरेक्टर लियान जरूर आएंगी, लेकिन वो नहीं आती। वो एक दफा फिर से उनको देखना चाहती थी और यहाँ पर गुशी ऐसा करता है कि अपना लंच बॉक्स उसे दे देता है। कहता है कि जाओ ये डायरेक्टर लियान को दे दो, मेरी तरफ से आज उनके लिए लंच। लेकिन फिर पता चलता है कि ये लंच तो स्पेशल गुशी के लिए था और ये स्पेशल गुशी से 3 घंटे खड़े होकर ये लंच तैयार कराया गया था। जबकि दूसरी तरफ वो छोटे से एक्ट्रेस से वो आजकल किसी को टारगेट करने के लिए यहाँ पर आई थी और वो था गाया का सेकंड हाई यानी कि लिनजिन। वो लोग सारी लिस्ट तैयार करते हैं। उन्हें पता चलता है कि किस किस का नाम लिन है। उन्हें ये भी पता था कि उसके डैड ने किसी छुपे हुए डिपार्टमेंट में काम के लिए भेजा है। अब वो लिनजिन की तलाश में निकल पड़ते हैं, जबकि उधर दिखाते हैं कि श्या अपने मम्मा को लंच बॉक्स देने के लिए जाती है और मौका पाकर अपनी मम्मा से कहने लगती है कि डैड को स्टमक कैंसर है, कि मैं चाहती हूँ कि आप दोनों आखिरी दिन इकट्ठे गुजारें। मैं एक फैमिली को दोबारा से देखना चाहती हूँ। लेकिन उसकी मम्मा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाती और तो और कहती है कि हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। लेकिन वो इतना जरूर करती है कि एक बहुत ही बड़े डॉक्टर का कार्ड उसे दे देती है और कहती है कि अगर तुम्हें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो मैं कर सकती हूँ। ये बात सुनते ही श्याओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसकी मम्मा को इन सारी चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो उठकर यहाँ से चली जाती है। श्याओ तो बस रोती रोती वापस फोटोशूट पर पहुँचती है और गुशी को उसकी आंखों में आंसू देखकर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वो आज मैनेजर को ही सारे काम दे चुके होता है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई भी श्याओ को डिस्टर्ब करे और तो और उसे श्याओ के रैशेस की भी बहुत फिक्र हो रही थी। वो उसे कहता है कि पपी को लेकर जाओ और आज उसकी सारी वैक्सीनेशन भी कंप्लीट कर दो। मैनेजर भी उसकी बात मान लेता है। एक तरफ वो सारे लिन नाम वालों को तलाश कर रही होती है। सबसे पहला लिन तो टकला निकलता है, लेकिन वो एक फॉरेनर था। अब लिस्ट में बारी थी लिन शियू की। एक्चुअली लिनजिन ने अपना नाम बदल कर यही रखा था। एक तरफ हम लिनजिन को देखते हैं कि वो सब उसी से छोटे छोटे काम करा रहे थे और एक लोगों ने उसे कॉफी का ऑर्डर दिया था बहुत ज्यादा डिटेल के साथ, जो कि वो लेने के लिए गया हुआ था। एक तरफ से से भी इसी तलाश में थी। जैसे ही वो यहाँ पर श्याओ को आते हुए देखती है तो वो खराब एलिवेटर के सामने से सिग्नल हटा देती है और फिर उसी लिफ्ट में उसे भी चढ़ा देती है। उसके साथ साथ लिनजिन भी उसी लिफ्ट में चढ़ चुका था और यहीं पर उसे पता चल जाता है कि ये लिनजिन है। अब एलिवेटर तो खराब हो गई थी और दोनों लोग डर रहे थे। अब थोड़ी देर बाद उन्हें लिफ्ट से रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन वो दोनों हैरान थी कि अगर ये एलिवेटर खराब थी तो इसके बाहर से सिग्नल किसने गायब किया। अब श्याओ तो जल्दी में यहाँ से चली जाती है, लेकिन लिफ्ट से उतरते समय उसका फोन वहीं पर गिर गया था, जो कि लिनजिन उठा लेता है। एक तरफ साइन पर लिनजिन के ऑफिस में बैठी हुई थी। वो उसका फेसबुक अकाउंट चेक करती है, जहाँ बहुत ही पुरानी एक फोटो में उसके भाई के साथ और उसके डैड के साथ उसकी फोटो मिल जाती है। और इसके बाद ये सबूत पक्का था कि वही इस कंपनी का अगला हायर है और सारा का सारा ऑफिस भी ये मंजर देख रहा था। सभी के सभी लोग डर जाते हैं कि इन लोगों ने अभी तक लिन शियू के साथ कितना बुरा बिहेव करा। उसे ये लोग कितने ज्यादा ऑर्डर्स दिया करते थे, नौकरों की तरह बेचारे को ट्रीट किया करते थे और अभी भी उसे कॉफी लेने के लिए भेजा होता है। अब थोड़ी देर बाद लिनजिन वहाँ पहुँच जाता है और एक एम्प्लॉय को कहता है कि सर मैं भूल गया, आपकी कॉफी में तो मैंने चीनी डलवा दी है। और वो डायबिटीज पेशेंट भी बड़े मजे से वो चीनी वाली कॉफी
पीने लग जाता है। कहते हैं कि बड़े हम नहीं, आप तो हमारे बॉस हैं। सी बड़े प्यार से उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन वो कहता है कि इसे तो यहाँ से निकाल कर बाहर करो, ये बहुत ही बेकार वुमन है। दूसरी तरफ हम गुशी को देखते हैं, उसकी उस डॉग से काफी ज्यादा दोस्ती हो रही थी, वो उससे बातें भी करता था और वो काफी क्यूट था। काफी देर से श्याओ वहाँ नहीं आई थी, तो अब वो उसे कॉल करता है। यहाँ पर गुशी जब उसे कॉल करता है तो आगे से लिन वो फोन उठाता है और कहता है हाँ जी मिस्टर एक्स। इसके बाद गुशी तो डबल हैरान हो जाता है, कहता है कि श्याओ का फोन ये कौन लड़का उठा रहा है, और दूसरा ये कि इसने मेरा नाम डायमंड एक्स क्यों रखा हुआ है। वो रिसर्च तो बहुत करने की कोशिश करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है कि तुम कौन हो, लेकिन लिन सिर्फ इतना कह देता है कि मैं श्याओ का बहुत ही स्पेशल फ्रेंड हूँ। अब गुशी का गुस्सा तो देखने वाला था। एक तरफ तो लगता है कि वो जेलस हो रहा था, और दूसरी तरफ जब वो सर्च करता है और जब वो डायनासोर की शक्ल देखता है तो उसका गुस्सा तो हाई लेवल पे पहुँच चुका था कि इसकी इतनी जरूरत, मैं इतना बड़ा सुपरस्टार और मेरा नाम इसने इस डायनासोर के नाम पर सेव करके रखा है। अब वो श्याओ को सामने बुलाता है और उसकी क्लास लगाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डायनासोर जैसा निकनेम देने की। श्याओ भी बहुत ही चालाक थी, कहने लगती है कि देखिए आप कितने फेमस हैं, अगर आपके क्रेजी फैन मेरा फोन चुरा ले और मेरा नंबर निकालने की कोशिश करे तो मैंने कॉन्टेक्ट में ऐसा नेम सेव करके रखा है कि कोई ना जान सके। श्याओ काफी स्मार्ट थी, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा होता है कि वो जो छोटा सा पपी था जुंजू, उसने वहाँ पर कुछ काम खराब कर दिया था, जिसकी वजह से श्याओ को वहाँ पर सफाई करनी पड़ती है। अब थोड़ी देर बाद वो अपने बॉस के साथ बैठी हुई थी और उनके एक्सरसाइज रूटीन के अकॉर्डिंग उन्हें वर्कआउट कराने में हेल्प करती है, लेकिन यहाँ मैनेजर भागता हुआ आता है और उसे कहता है कि श्याओ तुम्हारे डैड के साथ कुछ इमरजेंसी हुई है और वो हॉस्पिटल में है, तुम्हें जाना होगा। श्याओ के पास तो अपना फोन था नहीं और उसके पास अपना फोन था नहीं, तो इमरजेंसी में उसके मैनेजर के पास कॉल किया गया था। जब वो हॉस्पिटल पहुँचती है तो पता चलता है कि उसके डैड एक दफा कोलैप्स कर गए हैं और ये बात उसके दूसरे सिबलिंग्स को भी पता चल जाती है। वो लोग काफी नाराज होते हैं कि तुमने ये सब हमसे क्यों छुपाया, क्या ये हमारे डैड नहीं लगते। लेकिन फिर डैड होश में आ जाते हैं और कहते हैं कि उसे मत कुछ बोलो, बेचारी की कोई गलती नहीं है, मैंने ही इसे मना किया था कि वो तुम लोगों को टेंशन ना दे। अब थोड़ी देर बाद वो तीनों बाहर खड़े हुए थे, डैड के लिए काफी परेशान थे, लेकिन यहाँ पर श्याओ उन दोनों को हिम्मत दिलाती है और कहती है कि डैड सिर्फ एक ही विश है जो कि वो खुद अपने मुंह से नहीं निकालते, और वो विश ये है कि वो मेरी मम्मी से दोबारा मिलना चाहते हैं और बस इसी मिशन के लिए मैं गुशी की मैनेजर बनी हुई हूँ। मुझे मम्मी को किसी तरह से बस कन्विंस करने की कोशिश करना है। अब यहाँ पर वो तीनों बहन भाई इकट्ठे प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग डैड के लिए हर वो काम करेंगे और उनकी विश पूरी करने की कोशिश करेंगे। उधर फे को दिखाते हैं, उसने सारा कुछ रिसर्च किया था और एक जबरदस्त आउटफिट पहना था। आज तो और उसने प्लान बनाया होता है कि वो कॉफी लेकर जाएगी लिन के सामने और उसकी असिस्टेंट उसे किसी तरह से धक्का देगी और कॉफी गिरेगी लिन के ऊपर, और इसी बहाने वो उससे दोस्ती करने की कोशिश करेगी, उसकी शर्ट धोएगी और फिर दोबारा उससे मिलेगी एंड बस मुलाकात चलती चली जाएगी। ये प्लान सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो लोग जैसे ही ये प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए जाते हैं तो ये काम उल्टा पड़ जाता है। यहाँ लिन पर कॉफी गिरती उससे पहले ही श्याओ लिन को आवाज दे देती है, वो मुड़ जाता है और वो कॉफी सीधी जाकर गिरती है उसकी जबरदस्त से ड्रेस पर, और फिर वो सारी ही गंदी हो गई थी। लिन खुद ही श्याओ के साथ अपनी दुनिया में मगन था और उसे पता ही नहीं चलता कि उसके पीछे हो क्या रहा है। फे काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। एक तरफ गुशी खुद ही ड्राइव करता हुआ फोटोशूट पर आता है। यहाँ पर गुशी ने भी अपने मैनेजर के साथ मिलकर एक प्लानिंग किया होता है और वो प्लानिंग ये था कि आज फोटोशूट पर जाना है। इसके बाद जब वो जाने लगेगी तो वो जानबूझकर तुम लोग मेरी गाड़ी की चाबी कहीं गुम कर देना, एंड देन गुशी जानबूझकर उसके सामने जाकर मैं उसे लिफ्ट देने की ऑफर करूंगा, एंड देन मेरा ऑफर तो वो बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं करेगी और साथ ही साथ उसे ये भी पता चलेगा कि गुशी अभी तक सिंगल है, इतने साल तक अभी तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। एक तरफ फेंक जाती है स्टूडियो में और उस आर्ट पीस को गिरा कर तोड़ देती है जो कि फोटोशूट के लिए काफी इम्पोर्टेंट था और श्याओ की जिम्मेदारी थी उसका ख्याल रखना। जैसे ही वो लोग देखते हैं कि इतना अच्छा मास्टरपीस यहाँ पर टूटा पड़ा है तो डायरेक्टर नियान सारी क्रू पर गुस्सा करने लग जाती है। फिर उसके बाद पता चलता है कि ये तो उसकी अपनी बेटी श्याओ की वजह से हुआ है, ये उसकी वजह से हुआ है। वो सभी लोग मिलकर उसे बहुत डांटते हैं कि यहाँ पर मैनेजर और गुशी श्याओ की साइड लेते हैं। वो लोग उसे कहते हैं कि जाकर आर्ट डिपार्टमेंट से कहो कि वो लोग ऐसा पीस एक और बना दे। एक तरफ लिंजन, उसके डिपार्टमेंट पे अच्छी खासी इज्जत बढ़ चुकी थी, उसे तो समझ ही नहीं आता कि सब लोग उसे इतना रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं, अचानक से सब इतना बदल क्यों गए। सारे लोग उसके आगे पीछे घूमते थे, इवन की प्रॉपरली उसके लिए एक प्लान भी रेडी किया गया था। एक तरफ हम डैड को देखते हैं, डैड आज बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। लिलियान ने एक इश्यू को लेकर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, इसलिए डैड कहता है कि अभी तो सिर्फ एक ही साल हुए हैं मुझे अपने पोस्ट छोड़े हुए और तुम्हें सारा कुछ संभालना है, और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि पहले ही साल तुम इतनी बड़ी गड़बड़ कर दोगे। लिलियान को अपनी काफी इंसल्ट फील होती है।
क्योंकि साथ ही साथ एक अंकल भी बैठे हुए थे और वो बाहर जाकर सारा गुस्सा अपने असिस्टेंट पर निकालता है। एंड देन हमें एक और बात पता चलती है कि एक्चुअली मिस्टर लिन के 2 बेटे हैं, लिन यान और लिन जिन। दोनों ही अलग अलग मदर से हैं, यानी कि वो दोनों आपस में स्टेप ब्रदर्स हैं। लिन यान की मम्मा का तो डिवोर्स हो चुका है। यहाँ एक और बात पता चलती है कि डैड कहते हैं कि मैं दोनों बेटों से इक्वली लव करता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगता था कि उनका छोटा बेटा लिन जिन वो ज्यादा डिजर्व करता है। वो थोड़ा सा रेकलेस है, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल लिन यान से भी ज्यादा है। लिन यान की हरकतें थोड़ी न थोड़ी कहीं न कहीं सस्पिशियस होती है। वो शो तो ऐसे कर रहा था कि डैड के बाद वही मोस्ट कैपेबल पर्सन है इस कंपनी को संभालने के लिए, लेकिन डैड को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था। उधर डैड के पास वो प्लान भी पहुंच चुका था जो कि जिन के नाम से किसी और ने सबमिट करा दिया था। डैड तो पर्सनली उसे देखने के लिए जाते हैं। देखते हैं कि वो तो बड़ी मजे से कोई वीडियो देख रहा होता है और ऐसा करते हुए डैड उसे पकड़ लेते हैं। उन्हें शक भी होने लगता है कि इसने प्लान रेडी नहीं किया। जब वो डिटेल्स पूछते हैं तो पता चलता है कि वाकई लिन को तो इस प्लान की कोई डिटेल्स के बारे में भी नहीं मालूम। अब वो उसे अपने ऑफिस में खड़ा करते हैं और सामने खड़ा करके उसे काफी डांटते भी हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने तुम्हें अंडर कवर रखा हुआ था। यहाँ पर लिन जिन डैड की लड़ाई हो जाती है। वो कहता है मैं यहाँ काम ही नहीं करना चाहता और डैड भी गुस्से में आकर कहते हैं कि ये जो फिल्म रिलीज होने वाली है सिटी ऑफ टाइम, अभी प्रोजेक्ट में तुम्हारे हवाले करता हूँ। वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा था लेकिन वो प्रोजेक्ट लिन जिन के हाथ में दे दिया था। वो बोलते हैं जब तुम पर बड़ी जिम्मेदारी पड़ेगी तो ही तुम दिखाओगे कि तुम कितने कैपेबल हो एंड देन तुम सीरियस हो जाओगे। इसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि लिन यान को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन लिन जिन तो काफी खुश था। एक तरफ श्याओ जाती है आर्ट डिपार्टमेंट में, लेकिन वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर पहले ही काम का बहुत ज्यादा बर्डन है और अगर तुम ये पीस दोबारा से बनवाना चाहती हो तो सबसे पहले जाकर डायरेक्टर लियान से बात करो एंड उनसे परमिशन ले आओ, फिर हम बना देंगे। और उसके अंदर ऐसा करने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। एक तरफ हम फोटोशूट देखते हैं जिसकी वजह से गुशी काफी ज्यादा एंजॉय फील कर रहा था। इसी बीच यहाँ पर मैनेजर जा आता है और जी के बैग से उसकी कार की चाबियां इधर उधर कर देता है। अब थोड़ी देर बाद वो लोग जैसे ही शूट से फायर होते हैं तो फिर उसे अर्जेंटली कहीं और जाना था, लेकिन जी को कार की चाबियां ही नहीं मिल रही थी। वो काफी परेशान होती है। वाले सारा प्लान तो गुशी का होता है और फिर मैनेजर ऑफर करने लगता है कि मिस्टर गुशी ने भी उसी तरफ जाना है, वो आपको लिफ्ट दे देंगे। लेकिन जी को तो शक हो गया था कि एकदम से मेरे बैग से चाबियां कहाँ गायब हो गई। कहती है कि मैं सिक्योरिटी कैमरास चेक करना चाहती हूँ। अब मैनेजर को तो अपनी टेंशन होने लग जाती है। वो ऐसा करता है कि श्याओ को अपने साथ मिलाता है और वो चाबियां उससे कहलवा कर जी के ही दूसरे कपड़ों में जाकर डाल देता है और थोड़ी देर बाद उनसे आकर कहने लगता है कि कैमरास चेक कराने से पहले आप लोग अपनी चीजें तो अच्छे से देख ले। चाबियां खोजने पर वहीं से निकलती हैं। वो चाबियां लेकर निकल जाती है। एक तरफ डायरेक्टर लियान देखती है कि उनकी बेटी श्या खुद ही किसी तरह से मेहनत करके उसी चीज को खुद से जोड़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ श्या को पता चलता है कि वो द पीक चंचन वहाँ से कहीं मिसिंग हो गया है, बल्कि वो नीचे फाउंटेन के पास जाकर पानी में खेल रहा है। अब श्याओ और गुशी दोनों भागते हुए जाते हैं उस पपी को बचाने के लिए। उससे बचाते बचाते श्याओ के हाथ पर चोट लग जाती है जिससे ब्लीडिंग होने लगता है। गुशी उसकी बहुत फिक्र करता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो अपना जख्म छुपा लेती है। थोड़ी देर बाद वो वापस घर पहुंचकर पपी को नहलाती है, लेकिन उसके हाथ पर चोट लगी होने की वजह से वो पपी बार बार उसके हाथ से छूट जा रहा था। तो फिर गुशी भी उसके साथ बाथटब में घुस जाता है एंड कहता है कि मैं इसे होल्ड करूंगा, तुम नहलाओ। इसी बीच गुशी पर भी पानी गिर जाता है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ शरारत करते हुए खेलने लग जाते हैं। पपी ने तो नहा ही लिया था, लेकिन वो दोनों भी पूरी तरह से भीग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब श्याओ पपी को ड्राई कर रही थी तो वहीं पर गुशी को उसका ख्याल आता है जिसके हाथ पर चोट लगी थी। वो उसके हेयर्स को ड्राई करने लग जाता है।